नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास पे क्रिस्टल संरचना से, जो हमारे पास क्रिस्टल की संरचना है यानी कि क्रिस्टल जालक के जो तत्व हैं, ठीक है, उनके परमाणुओं की त्रिज्या का निर्धारण करना है। यानी कि क्रिस्टल जालक में आपने देखा था कि गोले कहाँ होते हैं, कोनों में होते हैं, फलक पर होते हैं, आधार पर होते हैं, बॉडी के बीचों बीच होते हैं, काय केंद्रित होते हैं, सब कुछ है। तो उनके जो परमाणुएं हैं उनकी हमें त्रिज्या का निर्धारण करना है। तो हमारे पास क्रिस्टल देखिए 3 प्रकार के हैं। एक है सरल घन, एक है फलक केंद्रित और एक है काय केंद्रित। तो एक एक क्रिस्टलों में हम पहले परमाणुओं की त्रिज्या का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले सरल घन के परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण। सबसे पहले बच्चों हम लोग सरल घन यानी कि सिंपल क्यूब के एटम की रेडियस का कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप सरल घन बना लीजिए। ये बेटा सरल घन बन गया। इस सरल घन में जो गोले होते हैं वो कोनों पर होते हैं, ये कोनों पर होते हैं। चलिए अब देखिए, ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में बच्चों ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इस क्रिस्टल में अगर ये जो लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई, ये तीनों चीजें बराबर होती हैं, तो इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो ये ए है तो ये भी तो उसी के बराबर है, तो ये भी ए होगा और ये भी इनके बराबर है, तो वो भी ए होगा। अब देखें, इस गोले और इस गोले के बीच की जो रेखा है इसे ही हम लोग एज लेंथ या कोरों की लंबाई कहते हैं। कोरों की लंबाई को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, इन दो अवयवों के बीच के ये स्पर्श रेखा या दूरी बोल दीजिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोरों की लंबाई कहते हैं। कोरों की लंबाई इस क्रिस्टल जालक में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब तीनों बराबर होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, अगर इस ए का मान हमें पता चल जाए तो जो मान इसका होगा वही इसका भी होगा, क्योंकि ये और वो बराबर है, और जो इसका होगा वही इसका भी होगा, क्योंकि ये सब तीनों आपस में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है बच्चों। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे, इसके एंगल की बात करते हैं। तो इसके पर एंगल देखिए कितने अंश का कोण बनता है बच्चों। ये है हमारी लंबाई और इस लंबाई में देखिए ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई के बीच ये जो एंगल बन रहा है, तो इसको मैंने बोल दिया ये अल्फा है। मान लिया कि लंबाई और ऊंचाई के बीच ये जो एंगल बन रहा है उसको प्रदर्शित करने के लिए मैंने अल्फा लिखा। तो अल्फा कितने अंश का, 90 डिग्री का। आगे देखें, अब ये जो अल्फा है देखिए किसके बराबर होगा, ये देखिए। अब मैं इस लंबाई और इस चौड़ाई के बीच कितने अंश का कोण बनता है वो देखिए। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है बच्चों, ये पीछे वाला, ये बाहर निकाल के लिखा गया है। नहीं, वास्तविकता में अगर इसको बनाते तो कुछ ऐसा होता, देखिए ये, और वो पीछे ही होता, हमको दिखाई न देता। पीछे का हिस्सा कैसे दिखाई दिया, इसीलिए हमने क्या किया, ये पीछे के भाग को ऐसे थोड़ा सा इधर इधर खींच के ऐसे बना दिया और ऐसे करके हमने देख लिया, पीछे के हिस्से को बाहर निकाला था। तो अगर ना निकाला जाए तो ये बातें पता चल रही है, ये लाइन इसके ठीक पीछे, इस पॉइंट के बिल्कुल सीधे पीछे की ओर होगी। तो उसके बीच में भी तो फिर देखेंगे, ये सीधा है, वो भी एकदम बिल्कुल सीधा जाएगा, एक लंब की तरीके होगा, तो वहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सोचिए, इस लंबाई और इस चौड़ाई को हमने ले लिया बीटा, तो ये अल्फा और बीटा बराबर है, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, ठीक है। इसके बाद अब एक और देखिए, अब देखिए चौड़ाई
और ऊंचाई के बीच एंगल देखिए, तो ये बाहर निकला है लेकिन बाहर नहीं निकला होगा, बिल्कुल पीछे की ओर ऐसे होगा तो भी वो 90 ही डिग्री है, तो उसको ले लिए गामा। तो बच्चों अल्फा बीटा और गामा ये सब के सब 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ये सब के सब 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अब आगे देखें, अब देखें ये गोला इतना बड़ा बड़ा होता है बच्चों, अभी तो ये छोटा छोटा बना हुआ है, ये अगर इसका मान पता चल जाए तो इसका भी पता चल जाएगा और उसका भी पता चल जाएगा, क्योंकि सारे ये बराबर है। तो मैं एक एक का मान निकालता हूं, ठीक है। तो ये जो है, ये देख रहे हैं, इस रेखा को, इस स्पर्श रेखा को हम लोग एज लेंथ या कोरों की लंबाई कहते हैं, जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ये गोले इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, कुछ ऐसा ये। तो अभी देखें, ये जो लाइन है, ये बीच में जो गई है, ये लाइन यही वाली तो है, ये वाली। हमने बताया ये गोले इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अब आगे देखें, ये ए किसके बराबर है, ये जो ए है, ये किसके बराबर है आखिरकार। तो देखिए ये लाइन, ये पॉइंट, ये गोले के केंद्र से लेकर इस परिधि के बीच की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, और इस केंद्र से लेकर इस परिधि की दूरी को फिर से हम रेडियस बोलते हैं। तो ये जो लकीर है, ये जो रेखा है, ये जो कोरों की लंबाई है, ये 2r से मिलकर के बनती है, अर्थात a किसके बराबर होता है बच्चों, 2r के बराबर होता है। तो सरल घन के जो परमाणु होते हैं, उस परमाणु की जो कोरों की लंबाई होती है, कोरों की जो लंबाई होती है, वो त्रिज्या के 2 गुनी होती है, त्रिज्या के 2 गुनी होती है। अर्थात त्रिज्या यदि निकालना हो तो r इज इक्वल टू a बाई 2, ठीक है। और आगे देखें, ये तो हमारे पास, हमने सरल घन की त्रिज्या का निर्धारण कर लिया। अब बच्चों देखिए, जो त्रिज्या होती है, ये जो r होता है, ठीक है, ये व्यास के, ठीक है, डायमीटर के आधा होता है। तो d बाई 2, एक फार्मूला ऐसे भी इसका बनाया जा सकता है। d क्या है, व्यास, व्यास को यदि आधा कर दिया जाए तो हमको त्रिज्या मिल जाती है। जैसे ये एक गोला है, ये पूरा व्यास है। अब देखें, एक यहां से यहां गया, एक यहां से यहां गया, तो ये व्यास जो बना है ये 2r से मिलकर बना है, एक r यहां, एक r यहां पर। लेकिन इसको एक आधा कर दिया जाए ऐसा, ठीक है, तो हमको ये एक यहां पर देखिए क्या मिला, व्यास को आधा कर रहे हैं तो हमको एक त्रिज्या मिल रही है। तो ये जो r है ना, ये r d बाई 2 यानी डायमीटर का आधा भी है, ठीक है। बाकी आप इसको लिखेंगे, ठीक है, चाहे तो उसे भी लिख सकते हैं। अब आगे देखें, अब हम लोग सरल घन के बाद अगला देखेंगे, उसका नाम है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित के परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण। तो बच्चों सबसे पहले आपको एक यूनिट सेल बना लेनी है। ये देखिए, ये मैंने यूनिट सेल बना दी। ये अब इस यूनिट सेल पर हमारे पास गोले जो है वो कहाँ होते हैं, कोनों पर होते हैं। अब बच्चों कोनों के साथ साथ जो गोले होते हैं ना, वो फलक पर भी होते हैं। तो ये आगे वाला एक फलक है, पीछे वाला एक फलक है, ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये साइड वाला, ये इस साइड वाला। टोटल बच्चों 6 फलक होते हैं। अब देखें, इन 6 फलकों में आप क्या देखेंगे कि अगर किसी एक फलक का अध्ययन कर लिया जाए तो बाकी के फलक के अध्ययन हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक फलक लेते हैं, मान लीजिए मैं सामने वाला फलक लेता हूं, तो इसमें भी 1 2 3 4 गोले और एक बीच में होगा। ऊपर का चेक करिए, 1 2 3 4, ऊपर भी 4 और बीच में एक गोले, हर जगह 4 गोले, बीच में एक गोले, 4 गोले, बीच में एक गोले। लेकिन हमको ये सामने वाला फ्रंट ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, इसलिए हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो मैं ये सामने वाले भाग को आपके सामने यहाँ पर निकाल के रखता हूँ। ये अब देखें, ये गोले जो होते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं बेटा कि सब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये अब कोनों वाले तो हो गए, लेकिन इसके बाद एक गोला ऐसा भी है जो बीचों बीच होता है फलक के, फलक पर होगा बीच में। तो ये एक गोला देखिए, ये यहां पर बन गया, ये बन गया। अब हम एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचेंगे जिनमें ये तीनों गोले मिल जाएं। तो चाहे इससे लेकर ऐसे आइए तब भी ये लाइन मानी जाएगी, या ऐसे इधर से आइए ऐसे तब भी।
अब इस तरह लाइन मिलाने से आपने देखा कि हमारे पास एक समकोण बन गया। अब समकोण है 90 डिग्री है तो उस पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक है, तो अब आप लिखें समकोण ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, समकोण एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है? कहता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कौन है? एसी, तो लिखते हैं एसी का स्क्वायर बराबर, फिर आधार का स्क्वायर, आधार है बीसी, प्लस फिर लंब का स्क्वायर, लंब है एबी, एबी का स्क्वायर। अब भाई सबका मान रख देते हैं। एसी कितना है? तो यहां से देखिए, यहां से यहां तक चलते हैं भाई, तो एक आर, इस पॉइंट से लेकर गोले के, ये बीच वाले गोले के इधर से आएंगे एक आर, उधर से जाएंगे एक आर, तो अब तक यहाँ पे एक आर हो गया, यहाँ पर एक आर हो गया, तो 3 आर हो गए, और इस गोले के केंद्र से यहाँ तक का एक आर, तो टोटल मिलाकर कितने आर हो गए? 4। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4r स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है? यानी ये नीचे का ये, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको तो मैंने अभी आपको बताया, ये लंबाई है, ये सामने वाला भाग, यानी ये लंबाई है, और लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए बी यहाँ पर देखिए ये क्या है? यही वाला भाग तो है, यानी ये ऊंचाई व्यक्त कर रहा है, वो कितना होता है? वो भी ए होता है, अर्थात यहाँ पर भी ए स्क्वायर लिखेंगे। फिर ये इसको हल करेंगे, 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और हल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, तो अब ये हो गया 8r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके बाद अब हम इन दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, तो मैं लिख देता हूं दोनों पक्षों का अंडर रूट लेने पर, दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये 8r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो r बाहर हो जाएगा। 8 को कैसे लिखते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 बराबर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो a बाहर हो जाएगा। अब बच्चों जो पेयर में है, यानी दो हमारे पास जोड़े में, ये जोड़े में, तो जोड़े वाले में से 1 2 हम बाहर निकाल लेंगे, और जो बिना जोड़े हैं वो वही करने में रह जाएगा, r इज इक्वल टू a। अब हमारे पास देखिए कोरों की लंबाई a निकल आई। कोरों की लंबाई कितने के बराबर होती है? 2√2r के बराबर। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे वो पूछ रहा है त्रिज्या का निर्धारण, तो त्रिज्या यानी r यहीं पर छोड़ देंगे और पक्षांतर कर देंगे a, और ये नीचे बटे में चला जाएगा 2√2। तो ये बच्चों त्रिज्या का निर्धारण भी हो गया। तो अब ये हो गया त्रिज्या का निर्धारण फलक केंद्रित के लिए, FCC के लिए। ठीक है, अब आप लोग काय केंद्रित पर कैसे निर्धारण करेंगे वो देखते हैं। काय केंद्रित की त्रिज्या काय केंद्रित के परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण, तो यहां पर फिर से आप वही डायग्राम बना लेंगे। ये एक मिनट, थोड़ा सा और बड़ा बना दे, क्योंकि थोड़ा सा बड़े की जरूरत है। ये अब काय केंद्रित पर क्या है? गोले कहाँ होते हैं? कोनों पर, और कोनों पर होने के साथ साथ एक गोला कहाँ होता है? बीचों बीच पर, अंदर, इसी के अंदर होगा। ठीक है, तो अब देखिए ऐसी रेखा खींचते हैं कि जिससे तीनों गोले मिल जाएं, अंदर के मिल जाएं। तो मैं इस पीछे वाले के टॉप को जब आगे बढ़ाऊंगा तो ये बीच वाला गोला उसमें मिल जाएगा, और आगे वाले फेस के सबसे नीचे वाले कॉर्नर से वो जाकर मिल जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं? हमको इस पूरे क्रिस्टल के अंदर एक विकर्ण बन गया, एक विकर्ण बन गया। तो अब हम क्या करेंगे? इस बॉडी के अंदर एक विकर्ण बन गया, तो अब हम इस
बॉडी के अंदर जो विकर्ण बना है उसके रिस्पेक्ट में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय के लिए बच्चों क्या है वो देखिए भाई, यहाँ से ये लाइन देखिए, ये यहाँ से ये लाइन यहाँ पर चली, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर गई और यहाँ पर गई, तो यहाँ पर हमको पूरा भाग तो मिल ही नहीं रहा है, पूरा त्रिभुज मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये अगर यहाँ से ये पॉइंट चला होता तो यहाँ से चलता ऐसे और ऐसे आके यहाँ पे मिल जाता। लेकिन हमारी ये जो रेखा है वो यहाँ से चली है, यहाँ से, तो हम तो अभी त्रिभुज बना ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए त्रिभुज को बनाने के लिए एक काम करते हैं, इस रेखा को थोड़ा सा और खींचते हैं ये, और यहाँ पर लाकर इसके साथ मिला देते हैं। तो देखिए हमको त्रिभुज मिल गया। मैं त्रिभुज बना देता हूँ, ए, ठीक है, फिर ये बी और इसको सी बन गया। देखिए तो हमने ए बी सी त्रिभुज बनाया। तो आप देखिए मैं लिखता हूं त्रिभुज ए बी सी में बॉडी डायगोनल के रिस्पेक्ट में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, यानी वो जो त्रिभुज एबीसी है इसमें बॉडी डायगोनल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब बॉडी डायगोनल यानी कि पूरा काय विकर्ण के रिस्पेक्ट पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर देखेंगे क्या है बच्चों, ये, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब BC कितना है वो देखिए, यहां से इधर और जाएगा तो एक आर, इसके अंदर 2 आर है, इसके अंदर 1 आर है, तो टोटल मिलाकर कितने आर हो गए, 4। देखिए इसके अंदर 2 आर इस गोले के अंदर, इसके अंदर 1 आर, इसके अंदर 1 आर, टोटल मिलाकर 4 आर, 4 आर स्क्वायर, 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, ये AB, तो ये तो ऊंचाई है यूनिट सेल की, तो ये कितनी होती है ए स्क्वायर प्लस, अब AC कितना है AC, तो अब AC देखिए क्या है, इसकी तो हम लोगों ने अभी रचना की थी, हमको त्रिभुज ABC बनाना था, तो हमने एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींचकर अभी हमने AC की रचना की थी। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से तो बाहर है, इसीलिए इसको हम एक अलग नाम देते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी BC स्क्वायर है। परंतु एक यूनिट सेल के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो हमको यहाँ पर A चाहिए, फिर से एक A और चाहिए, फिर से एक A और चाहिए, लेकिन हमारे पास तो B है, एक अलग है, तो B तो होना नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस B को हम A के बराबर ले आते हैं। तो B को A के बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब देखिए हम एक नए त्रिभुज की खोज करते हैं। यहाँ पर ABCD, इसको D ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम किसको ले लेते हैं, त्रिभुज ACD से। अब त्रिभुज ACD से, तो बच्चों ये वाला मान तो अभी ये हमको पता चला है, ये कितना है, तो ये मान कितना है भाई, B स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्या है AD, तो आप देखिए ये यूनिट सेल की क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी होती है A स्क्वायर। फिर ये देखिए CD क्या है, ये यूनिट सेल की लंबाई है, लंबाई कितनी होती है A स्क्वायर, अर्थात B स्क्वायर का मान हमको निकल आया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो अब इसको जोड़ दीजिए, B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, B स्क्वायर का हमको मान पता चल गया 2A स्क्वायर। अब ये B स्क्वायर का मान हम इस वाली स्टेप पर रख देते हैं, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक है। तो B स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा ये 4 चौक 16, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस B स्क्वायर का मान यहाँ पर आया 2A स्क्वायर, इनको जोड़ देंगे तो 16 R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। इसके बाद इनका, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों पक्षों का अंडर रूट लेने पर, इन दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, R बाहर हो जाएगा, और 16 को कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 4 बराबर, फिर
ये अंडर रूट 3 और a अंडर रूट के बाहर हो जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, a बाहर। अब यहाँ पर पेयर बन रहा है तो 4 बाहर, 4r इज इक्वल टू 3a। ठीक है, इतना मिल गया। अब सोचिए यदि आपसे a का मान पूछ रहा है, कोरों की लंबाई पूछ रहा है, किसके लिए, काय केंद्रित के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, a बराबर 4r बाई अंडर रूट 3, पक्षांतर हो जाएगा तो ऐसा। यदि आपसे वो r का मान पूछता है कि त्रिज्या बताइए कितनी है, तो त्रिज्या के लिए आप क्या करेंगे, r यहाँ पर बराबर में कर देंगे और अंडर रूट 3a बटा 4 नीचे आ जाएगा। तो ये काय केंद्रित की त्रिज्या का निर्धारण इस तरह हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरे द्वारा ये दी गई क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।